नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दो बातों में बहुत भ्रम फैलाते हैं। एक तो ये बातें तब स्पष्ट होंगी जब भी आप कोई इस टीवी चैनलों पर परिचर्चा होती है, उसको आप कभी ध्यान से देखें और ये प्रकरण आता है। ये जेएनपीसी खुद ही एक इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, हर मायनों में अभिशाप है और देखिए अभिशाप है और उसी प्रकार वाम दल वाले भी अभिशाप हैं। इस देश के बहुत खतरनाक दुश्मन हैं, लेकिन इनके नेता प्रवक्ता चिल्लाते बहुत हैं, बहुत दहाड़ते हैं। यही इनकी विशेषता है। मैंने अपने उस अभिशाप के दुर्गुण को छिपाने के लिए उनके पास दो ही अस्त्र है। एक तो झूठ को जो है दहाड़ के साथ बोलना, दूसरा झूठ और अफवाह। तो ये इनके दो हथियार होते हैं कि बहुत दहाड़ के बोलते हैं और झूठ और अफवाह का सहारा लेते हैं। तो जब जेएनपीसी के प्रवक्ता टीवी चैनलों के परिचर्चा में जो है ये बीजेपी के लोगों को चहेटते हैं कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आप कहाँ थे। तो इन बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास थोड़ा भी ये नैतिक बल नहीं होता, ये कहने का साहस नहीं होता कि भाई आप कहाँ लड़ रहे थे आज़ादी की लड़ाई। आप तो वो आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए इस देश की आवाम के साथ धोखा कर रहे थे। आप तो अंग्रेज़ों की मुखबिरी और दलाली कर रहे थे और इसी मुखबिरी दलाली के लिए ही अंग्रेजी हुकूमत ने अपने किसी अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में बनवाया था। तो आप तो बिल्कुल ही आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा ओढ़े हुए थे, देश के साथ धोखा कर रहे थे, हमारी आवाम के साथ धोखा कर रहे थे। ये कहने का नैतिक बल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को उन जेएनपीसी के प्रवक्ताओं के आगे कहने का साहस नहीं होता। और दूसरा, यदि मैंने देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष करने वाले हमारे वीर सपूतों की बात आती है तो ये दो ही का नाम उठाते हैं, एक सावरकर, एक गोडसे। ये जानबूझ के उठाते हैं ताकि वो जो झूठ बोलने वाले, अफवाह फैलाने वाले मैंने देश के अभिशाप के प्रवक्ताओं को
ये मौका मिले कि गोडसे जो गांधी का हत्यारा था, हमारे राष्ट्रपिता का हत्यारा था, तो गांधी के हत्यारे की पार्टी, ताकि जेएनपीसी को मैंने ये सब जानबूझ के मौका देते थे कि वो इस तरह का एक माहौल वो खड़ा करे कि बीजेपी जो है गांधी के हत्यारों की पार्टी है और देश की जनता उनके कही हुई बातों पर यकीन करे। ये पूरा मौका देते हैं ये बीजेपी वाले जेएनपीसी के प्रवक्ताओं। सावरकर की बात जब आती है तो सावरकर को भी लपेटने की कोशिश करते हैं जेएनपीसी के प्रवक्ता, वामदलों के प्रवक्ता और छुटभइयों, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, आपका जो है ये असदुद्दीन की पार्टी का हो, एनसीपी कोई भी हो, कि सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। वहीं पर वाम दलों के प्रति यानी कोई नहीं बोलता कि ये वाम दल जो है हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिए थे, और वहीं पर कोई नहीं बोलता कि ये जो कांग्रेसी थे वो अंग्रेज़ी सरकार के मुखबिर और दलाल थे। ये नैतिक बल और ये नैतिक साहस जानबूझ करके बीजेपी के लोग जो है इन जेएनपीसी के खिलाफ, वामदलों के खिलाफ कभी नहीं दिखाते। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है। तो इस फर्क को समझने के लिए ये बीजेपी वाले सिर्फ सावरकर और गोडसे का नाम उछाल करके और बहुत ही कम जो है वो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला, खुदीराम बोस और सुब्रमण्यम भारती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चंद्रमा, रानी गडिलू का नाम कभी नहीं लेते। इसके पीछे भी बीजेपी वालों की बड़ी खतरनाक साजिश है। उनकी खतरनाक साजिश ये है कि इतना शोर मचाएंगे कि हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद रानी गडिलू इत्यादि की बात जो है उस शोर में जो है इनकी बात जो है वो जनता तक पहुंचेगी ही नहीं। तो फिर ये उसी प्रकार साजिश माने साजिश में कामयाब हो गए जो जिस तरह से जेएनपीसी इन अमर शहीदों को हमेशा पृष्ठभूमि में और महत्वहीन करने की साजिश वो कर रही थी। ये उसी प्रकार की साजिश करते हैं। और एक जो है और साजिश करने का एक बड़ा कारण यह है कि सावरकर हों चाहे गोडसे हों, ठीक है, जो उनका प्रयास था उसके लिए जो है उसके लिए भारतीय अवाम ताकत दल का कोई विरोध नहीं है, बल्कि सावरकर तो सम्माननीय हैं। गोडसे जो है वो जैसा कि बताया गया है कि वो आरएसएस के द्वारा सिखा पढ़ाकर भेजे गए थे। सिर्फ नेहरू को उस जो हत्या हुई थी मोहनदास करमचंद गांधी की, तो उस आरोप से बचाने के लिए आरएसएस वालों ने गोडसे को ये सिखा पढ़ा करके कि तुम एक ही रट लगाना कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, और इस पर वो किताब भी लिख दिया कि हमने गांधी को क्यों मारा, ताकि नेहरू बच जाए उस साजिश के खुलासे से, जिस साजिश के तहत जो है और उसने जो है मोहनदास करमचंद गांधी को मरवाया था। तो खैर गोडसे के विषय में कुछ नहीं कहना, लेकिन सावरकर सम्माननीय है, आदर भी करता है भारतीय अवाम ताकत दल, लेकिन प्रश्न इसका नहीं है। ये सावरकर जो है फिर वो हिंदुत्व के गड्ढे में गिर जाते हैं। तो फिर वहीं से उनका जो प्रयास राष्ट्र के लिए है, भारत राष्ट्र के लिए, वहीं पर वो समाप्त हो जाता है। यही है, भारत राष्ट्र को यदि बनाना है तो किसी पंथ के गड्ढे में गिर करके वो नहीं हो सकता। और ये सीख हमारे सबसे बड़ी सीख हमको दिया था शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह
इसी पांथिक पचड़े को दूर रखने के लिए वो नास्तिक हो गए थे। इस रहस्य को, इस मर्म को, इस महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह इस पांथिक पचड़े कि ये हिंदू है तो ये सिख है, ये मुस्लिम है, फलाने ढिकाने है, इसी पचड़े से बचने के लिए वो नास्तिक बन गए थे, क्योंकि उनको सिर्फ देश दिखाई दे रहा था, देश और देशवासी। और इसी जज्बे के साथ जो है वो कि जो कुछ भी कुर्बानी दे रहे हैं वो इस मुल्क के, भारत के लिए दे रहे हैं, अपने भारतवासियों के लिए दे रहे हैं, अपने सिख पंथ के लिए नहीं दे रहे हैं, हिंदुत्व के लिए नहीं वो दे रहे हैं, सिर्फ भारत और भारतवासियों के लिए। और यही जज्बा हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद के भी विषय में पहले भी बताया गया था, अभी स्पष्ट किया गया था कि वो वाकई में चंद्रशेखर तिवारी थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसी पंथ से, इसी पांथिक पचड़े से अपने को दूर रखने के लिए ही तिवारी की टाइटल जो है वो निकाल फेंका और आज़ाद रख लिया। और इसलिए बहुत कम लोग जानते भी हैं कि ये चंद्रशेखर आज़ाद बाकी में वो चंद्रशेखर तिवारी थे कि क्या थे। अब अशफाकुल्लाह जी का तो नाम ही ऐसा है कि वो क्या करें, लेकिन कभी भी उन्होंने इस्लाम की बात मुंह से नहीं कही। और यही बात खुदीराम बोस, सुब्रमण्य भारती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चंद्रमा, रानी गडलियो, उन्होंने कभी भी किसी पंथ की बात नहीं की। उनकी ताकत यह देश भारत थी और जो है भारत की आवाम। तो सावरकर की बात वो इसलिए महत्वहीन हो जाती है जाकर के वो एक पांथिक, वो हिंदुत्व के गड्ढे में गिर जाते हैं। और यही बचने की कोशिश हमारे इन अमर शहीदों ने और इन अमर शहीदों ने जान दी है, अपनी शहादत दी है। सावरकर ने शहादत नहीं दी है। इसलिए देश को इन अमर शहीदों की जो किसी भी पांथिक गड्ढे में गिरने से हमेशा बचते रहे और देश को सिखाते रहे कि भाई महत्व देश का है, किसी पंथ का महत्व नहीं है। हिंदुत्व और इस्लाम इसका महत्व नहीं है, या सिखिज्म का महत्व नहीं है, ईसाईपन का महत्व नहीं है। देश का महत्व है, देशवासियों का महत्व है। ये सिखा के गए हैं, ये प्रेरणा दे के गए हैं हमारे वो अमर शहीद जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, मौत को चूमा और भारत माता की बलिवेदी पर प्राण सहित अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और मुल्क को इसी की आवश्यकता है। इसलिए देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती सब कुछ के लिए इन्हीं की कुर्बानी शहादत प्रेरणा का स्रोत बनने के लायक है। सावरकर जैसे लोगों के जो कि हिंदुत्व के गड्ढे में गिरे हुए हैं, गद्दाफ जो है उस लायक नहीं है। तो अब सावरकर को, चूँकि ये बीजेपी जो है एक पंथ विशेष को लेकर के चलती है और वही बात पूरे देश में थोपना चाहती है, इसलिए बार बार वो सावरकर को उठाती है। लेकिन हमारे देश की जो जनता है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, वो इस बात को समझें कि महत्व जो है उन लोगों का है जो कि देश को महत्व देते हैं, देश की जनता को महत्व देते हैं, किसी पंथ विशेष को महत्व नहीं देते हैं। ये फर्क है। और इसीलिए बार बार बीजेपी जानबूझ करके सावरकर और गोडसे को उठाती रहती है। ये भी एक बहुत खतरनाक खेल वो खेलती है देश के साथ और किसी को बचाने के लिए। कल फिर एक समाचार आया कि ये जो गद्दार राहुल है, पता नहीं किस बहाने से बोल रहा था कि यदि चीन को गले से लगा लिए होते तो क्या हो गया होता। वही एक आध दिन पहले कह रहा कि चीन को ठोक दो। अब देश इसकी किस बात पर भरोसा करे और किस बात को सही माने। वैसे तो सही मायनों में तो ये देश का बहुत खतरनाक गद्दार है,
क्योंकि बीजेपी इसको गद्दार के रूप में पेश न हो, ये बहुत बड़ी साजिश कर रही है। तमाम वो जो यूट्यूब पर देखिए, तमाम इसके पप्पू के रूप में तमाम जोक्स आपको मिलेंगे। तो वो जोक्स क्या कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल इम्पल्स देते हैं कि इसको पप्पू मानिए, इसको बेवकूफ़ मानिए, इसको माने इमेच्योर माइंड का, बेसहूर, जिसको ज्ञान नहीं है, इस तरह इसको मानिए। इसको देश का गद्दार मत मानिए, देश के लिए खतरा मत मानिए। इतनी बड़ी साजिश जो है ये बीजेपी कर रही है इस देश के खिलाफ, और मोदी जी देश के खिलाफ कर रहे हैं। तो और ये चैनल वाले इतने खतरनाक गद्दार को ये गद्दार नहीं मानते। इस बात को हमारे प्रत्येक देशवासी बिल्कुल ध्यान से रखें कि राहुल जो गद्दार है उसकी हर बात को, छोटी छोटी बात को इस रूप में दिखाते हैं कि वह देश का भविष्य है। जब वो देश के लिए खतरा हो, वो गद्दार किस्म का है। ये जी न्यूज़ वाला अपने को बड़ा विराट भक्त के रूप में वो दिखाने की कोशिश करता है। तो भारतीय जनता दल तो कहता है कि भाई कि उसकी बात को बिल्कुल कूड़ेदान में डालने की ज़रूरत है। उसको प्रासंगिक ये देश के दुश्मन, देश के गद्दार चैनल वो बनाए रहते हैं। बीजेपी भी उसको जो है प्रासंगिक बना करके उसको गद्दार के उसकी गद्दारी के पापों को बराबर धुलती रहती है। जो है कुछ भी बोल देगा तो खट से उसके बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो चले आएंगे। बीजेपी की कुछ भी चिट्ठी लिख देंगे तो बीजेपी के मंत्री उसका जवाब देने के लिए चले आएंगे। बस यही है कि राहुल को ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, ये राजनीति करें, बस यहीं तक, या परिवारवाद, बस यहीं तक। जो इस देश के लिए खतरनाक है उसको ये परिवारवाद की जो ढाल से उसके गद्दारी के पापों को ढकने की ये कोशिश करते हैं बीजेपी वाले। तो यह देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। तो वैसे भी बताया गया कि मुल्क हमारा देश और उस मुल्क से भक्ति, देशभक्ति, और फिर देश के साथ गद्दारी, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ये अवधारणाएं पूरे देश में सच्चे अर्थ में क्या होना चाहिए, इन सबों ने बराबर साजिश की है। जेएनपीसी ने भी साजिश की है और ये बीजेपी वाले भी साजिश कर रहे हैं। जैसे जेएनपीसी के शासनकाल में ये सिखाया गया था कि ये नेहरू परिवार ही जो है वो भारत है। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया की चमचागिरी करने वाला जो बात कही गई थी, आज भी हमारे आपके कानों में गूंज रही है। तो उनके अनुसार यह था कि नेहरू परिवार की भक्ति ही देशभक्ति है, और नेहरू परिवार के प्रति भक्ति न निभाना ही देश के खिलाफ गद्दारी है। ये डाले हुए थे वो सब। उसके बाद ये महोदय आए, उनके छोटे भाई बीजेपी के लोग, इनका सिखाना था कि भाई हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदुत्व के प्रति भक्ति निभाने वाले ही देशभक्त कहलाएंगे, और जो हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे वो गद्दार कहलाएंगे। और भी नीचे आइए, जो छोटे छोटे कुनबे बने हुए हैं, पांथी कुनबे, एक हिंदू सनातन का कट्टरवादियों का कुनबा होगा, उसी प्रकार जो है वो इस्लाम आस्था के कट्टरवादियों का एक कुनबा होगा, उसी प्रकार सिख आस्था के सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एक कट्टरवादियों का कुनबा होगा। इसी प्रकार ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कट्टरवादियों का कुनबा होगा। तो ये कट्टरवादियों का कुनबा में कुनबे से यदि भक्ति करिए तो उसी को बोलेंगे ये देशभक्ति है, और उससे भक्ति न निभाइए तो उसी को ये गद्दार कहते हैं। इस तरह की भी अवधारणा, और इस तरह की बात मैंने बराबर वो जो कुछ प्रवक्ता आते हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, जैसे
शोएब जमई अक्सर बोलता रहता है किसी को यदि उसके जो कट्टरवादी जो कुनबा से यदि भक्ति नहीं निभाने के कारण अक्सर शोएब जमई भी गद्दार वो बोलता रहता है। उसी से समझ जाइए कि ये जो कट्टरवादियों का जो ग्रुप बना हुआ है, जानते हैं कि ये पांथिक यानी पांथिक कट्टरवादियों का एक ग्रुप। कौन पांथिक? मान लीजिए हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का एक कट्टरवादी जो है वो ये कुनबा है, ये ग्रुप है। उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का एक कट्टरवादियों का एक कुनबा एक ग्रुप है। उसी प्रकार हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ये समाज का एक कट्टरवादियों का एक ग्रुप है या कुनबा है। उसी प्रकार हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का एक कट्टरवादी कुनबा है। तो ये कट्टरवादी कुनबा जो है या ग्रुप जो है वो ये कहते हैं कि यदि इस कुनबे से आप भक्ति आप निभाएंगे तो वही देशभक्ति है, और उससे भक्ति नहीं निभाएंगे तो वही गद्दारी है। तो इस प्रकार से तमाम इस तरह का भ्रम का पूरा माहौल बनाया गया है। इस माहौल को काट करके भारतीय ताकत दल ये सिखा रहा है कि नहीं भाई ये सब बेकार है, हमारे देश के से भक्ति ही जो है वो इन बातों को छोड़कर हमारे देश भक्ति, हमारे राष्ट्र भारत से भक्ति ही देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति है, और इस देश के खिलाफ कोई भी गतिविधि वो गद्दारी कर रही है। यही सिखा रहा है। लेकिन अभी भी चूँकि सब इतना माने कन्फ्यूज़न का माहौल खड़ा किए हैं कि इसको मानने में स्वीकारने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो ये भी नुकसान जो है जेएनपीसी वालों ने और बीजेपी वाले कर रहे हैं। अब ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू की जो देश के खिलाफ गद्दारियों की करतूतों का कुछ अंश भारतीय ताकत दल जितनी जानकारी मैंने मिल पाती है, हालांकि पूरा इन सबों ने जेएनपीसी वालों ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, अपने चाटुकार मीडिया के द्वारा, मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अब आया है, प्रिंट मीडिया, ये हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और आपका जो है नवभारत टाइम्स, जो दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ये सब के सब ये जो है इस जेएनपीसी के उपजाए हुए पैजाए हुए पाले पोसे हुए चाटुकार मीडिया है, प्रिंट मीडिया। और ये जो हिंदू तो है कम्युनिस्टों का है, ये घोर गद्दार किस्म का ये मैंने ये अखबार है द हिंदू की कथा बिता सुन लीजिए। द हिंदू के विषय में कितने लोगों से मैंने पूछा, तो खास करके जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के, तो वो काफ़ी लोग मिले तो कल के अरे साहब जब इसमें हिंदू लिखा है तो फिर क्या कहना, ये तो पवित्र गाय की तरह हो गया, इसके विषय में कुछ मत कहिए। नाम भी उसने बड़ा शास्त्रान्य रखा हुआ द हिंदू का मुखौटा पहन लिया और फिर देश के खिलाफ और चीन के पक्ष में तमाम वो लिखता रहता है। तो बहुत कम लोग जान पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं। एक बार मैं किसी संजोग बस हैदराबाद गया था और एक कोई एपी हाई कोर्ट के लॉयर थे, वो वकील थे। तो लंच के समय मैंने उनसे पूछ बैठा कि भाई द हिंदू जो इंग्लिश डेली है वो तो बहुत ही लोकप्रिय है भाई साउथ इंडिया में, तो उसके विषय में क्या ख्याल आपका है। तो उन्होंने पहली बार कहा कि यह चीन के पक्ष में बहुत कुछ लिखता रहता है, तो थोड़ा सा, लेकिन बाकी जो ये कट्टरवादी तत्व हैं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के, बस ये फैलाए हुए हैं कि भाई चूँकि ये हिंदू नाम रखा है तो ये बिल्कुल मैंने पवित्र गाय की तरह जो है इसको छूने की ज़रूरत नहीं है। और इस कमजोरी को ही जानते हुए इस अखबार ने अपना नाम रखा है द हिंदू।
और ये देश का बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गद्दार किस्म का ये पेपर है। और इसके विषय में भी बताया गया था कि यह IAS की तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी सामग्री लाता रहता है, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की और सोशल साइंसेज की, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट की। कोई शायद दिन भी नियत है, शायद ये आपका बृहस्पतिवार को, थर्सडे। और बहुत अच्छी इंग्लिश भी लिखता है, बहुत अच्छी इंग्लिश तो नहीं, लेकिन उसका जो एडिटोरियल है और जो जिस तरह की बात लाता है, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों का ये बहुत ही चाहता पेपर है। और आप नज़ारा देखना चाहें तो ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि जामिया मिलिया वो यूनिवर्सिटी में जो छात्र तैयारी करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में के छात्र जो तैयारी करते हैं, वो भी दी हिंदू अखबार को बहुत पसंद करते हैं। ज़रा पूछिए ना। और ये कितना खतरनाक वो खेल खेलते हैं ये वाम दल वाले कि एक दी हिंदू अखबार वो स्थापित कर लिया, JNU में स्थापित कर लिया। तो इन्हीं की मानसिकता वाले लोग जो है, इस जो हमारी नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, और जो हमारे भारत के शासन प्रशासन की वो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसमें ये प्रवेश कर रहे हैं। भाई मैंने ये हिंदू जो कि भारत के खिलाफ एक मानसिकता भरता रहता है, तो हिंदू की मानसिकता वाले इसमें ब्यूरोक्रेसी में घुस रहे हैं। JNU जो इन कम्युनिस्टों का अड्डा है, उसकी मानसिकता वाले घुस रहे हैं इसमें नौकरशाही में। तो हमारे देश के जो है वो माने जो ये नर्व सिस्टम है, जो मेरुदंड है, उसमें कैंसर की तरह ये वामदल वाले घुस रहे हैं। वामदल वाले कितने खतरनाक हैं, इसका एक अंदाजा जरा समझिए। आपने शेर को शिकार करते हुए देखा होगा। तो शेर ऐसा थोड़ी करता है कि अपने शिकार का वो पहले पैर काटेगा, मुंह काटेगा, उसकी पूंछ को काटेगा। वो सीधे जो है शिकार की बस गर्दन ही पकड़ता है, वो गर्दन को दाब देता है, वो शिकार मर जाता है, इसके बाद वो शिकार करता है। वही खतरनाक खेल ये वाम दल वाले इस देश के खिलाफ कर रहे हैं। ये भारत की गर्दन को दबाना चाहते हैं। गर्दन से मतलब कि वामदल की मानसिकता वाले एक बौद्धिक वर्ग खड़ा हो जाए, वामदल की मानसिकता वाले वो IAS या ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही में घुस जाएं, वामदल की मानसिकता वाले जो न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएं। तो ये हमारी जो है जो नर्वस सिस्टम है, यानी भारत शासन प्रशासन की, तो नर्वस सिस्टम में प्रवेश करके तब अंदर से ये कैंसर वो फैलाएंगे। ये इस तरह का खेल चल रहा है चीन के इशारे पर इन वाम दलों में। तो उसी में ये दी हिंदू इंग्लिश डेली का बहुत ही खतरनाक रोल चल रहा है, और JNU भी। अब ये तो पाले गए थे JNPC के शासनकाल में, लेकिन ये BJP वाले भी पाल रहे हैं दी हिंदू अखबार को। और दी हिंदू अखबार के साथ साथ ये जितना भी देश विरोधी ये मीडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का वो आता है ना, एडिटर इन चीफ विनोद शर्मा, जरा उसको देखिए। फिर और नवभारत टाइम्स और ये सब है, और आपका दैनिक भास्कर, अमर उजाला, सब। तो इस तरह का खतरनाक का खेल ये वाम दल वाले भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। अब जैसे पश्चिम बंगाल की जो है जो ममता बनर्जी, वो सरेआम चुनाव के दौरान कह रही थी कि चुनाव के बाद जो है यदि मैं जीत जाऊंगी तो सभी हिंदी भाषियों को
निकाल बाहर करूँगी, हिंद महासागर में मैं फेंकवा दूँगी। और चुनाव आप सभी लोगों ने देखा होगा कि चुनाव खत्म होते ही उसके जो गुंडे थे, माफिया थे, उन भारतीय भाई बहनों के साथ वो हिंसा और मारपीट करने लगे, जिनके विषय में उनको लगा था कि इन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया। वैसे भी टीएमसी ने यही गुंडागर्दी, हिंसा और जो है आतंक और चुनाव में धांधली के बूते वो जीती थी। और दुख माने और देश को दुख तो तब हुआ कि ये मोदी महोदय जानते हुए भी कि ये चुनाव कैसे जीती है, इन्होंने सबसे पहले उसको बधाई दी। मोदी जी कम इस देश के शत्रु नहीं हैं, ये सारे शत्रुओं को जो है ये बधाई वो देते रहे, उनको बर्खास्त करने के बजाय। वही हाल जो है स्टालिन का है। स्टालिन जो है उत्तर भारतीयों के खिलाफ, हिंदी के खिलाफ वो उगलता रहता है, इसी की राजनीति करता है। उसके पिता भी जो है जो करुणानिधि का भी ये काम था। चुनाव खत्म होते ही जो कुछ उत्तर भारत के भारतीय भाई बहन और जिनकी कुछ दुकानें थी, जिनके कुछ वो व्यापारिक माने कुछ उनका कारोबार था, उनके खिलाफ वो हिंसा वो शुरू करवा दिया। तो ये देश में नफरत और हिंसा वो फैलाने वाले तत्व हैं। लेकिन सिर्फ भारतीय वाम ताकत दल के इस तरह से बताने से क्या होगा, जबकि लोग अभी उसको उग दे रहे हैं। समस्या आकर के ये असली है, तो उस समस्या का हल निकालना पड़ेगा हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को, और उसका रास्ता वही है कि इस देश के सभी देशवासी अपने को सिर्फ भारतीय माने, न तो आप अपने को तमिलियन माने, न तो अपने को तेलुगु माने, न अपने को बंगाली माने, न तो हिंदू न मुस्लिम, सिर्फ भारतीय। और भारतीय दृष्टिकोण आएगा तो अब अपने आप जो है वो स्टालिन को भी जवाब मिल जाएगा, ममता बनर्जी को भी मिल जाएगा, विजयन को भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। और अच्छा, एक बार और सुनने को मिला था कि विजयन के जो केरल का मुख्यमंत्री है, उसके मंत्रिमंडल में कोई स्वास्थ्य मंत्री था या मंत्री थी, कोई महिला थी, या वो कह रहे थे कि हम तो भाई वो यहाँ के लोगों को यह मानकर सेवा नहीं किए थे कि ये लोग केरलाइट हैं, ये मान के सेवा किए थे कि ये सभी भारतीय हैं। तो उसको ये माने देश का दुश्मन ये विजयन ने उस मंत्री को वो निकाल दिया। और इस बात को देख करके कोई आरएसएस का भी कोई नेता होता था, और उसने भी इस मोदी सरकार और आरएसएस वालों की चुप्पी पर वो भी अलग हो गया आरएसएस से। तो इस तरह के समाचार मिल रहे हैं कि लोग विद्रोह कर रहे हैं। इस तरह की जो माने कायरता मोदी जी की या देश के खिलाफ गद्दारी का और सारे देश के दुश्मनों को पालना। देखिए, विजयन जैसे मैंने घातक ऐसे तत्वों को, ममता बनर्जी ऐसे देश के घातक तत्वों को, स्टालिन जैसे घातक तत्वों को पाल करके मोदी जी बहुत ही खतरनाक गद्दारी कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। यही बात जो है प्रत्येक देशवासी को, हमारे 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों को, आदरणीय भारतीय भाई बहनों को देखने की सख्त आवश्यकता है। तो आज जो तांडव स्टालिन का हो रहा है, इसका ममता बनर्जी का हो रहा है, विजयन का हो रहा है, वो सिर्फ जो है जो भारतीयता के अभाव में ये सभी देश के लोग अब जो है अपने को भारतीय मानना शुरू कर दें, उस रूप में व्यवहार करना शुरू कर दें। ये अपने आप जो है विजयन जैसे, स्टालिन जैसे, ममता बनर्जी जैसे लोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे।
तो इसकी आवश्यकता है। और इधर भी देख लीजिए, अब ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं और एक गहलोत हैं, और राजस्थान के, झारखंड के जो है वो हेमंत सोरेन हैं, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं, और पंजाब के आपके वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। ये लोग हमेशा हाथ पर हाथ रख करके, जैसे कि हेमंत सोरेन कहता है कि हम अपनी जनता को, झारखंड की जनता को कहता, झारखंड के भारतीय भाई बहनों को कहता है कि हम आपको जो कफन के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते हैं। शायद यही बात जो है जो योगी आदित्यनाथ जी के विषय में भी साथ सुनने को मिला है कि भाई हम जो है आपके अंत्येष्टि क्रिया में सहायता कर सकते हैं, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो अब सवाल है कि कोरोना के विषय में बराबर ये बीजेपी वाले फैलाते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। ऐसे जो है निकम्मे या समाज विरोधी और आवाम विरोधी, भारत विरोधी मुख्यमंत्रियों से ये क्या बात कर रहे हैं और कौन सा काम ये ले लेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात है कि सारे मुख्यमंत्रियों को जो है वो सरकार से बाहर करके उन सारी सरकारों को बर्खास्त करके पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेकर के आवाम की खिदमत करते, देश की खिदमत करते, जनता की सेवा करते। लेकिन नहीं, मोदी जी को तो इस देश को छलना है, उनके साथ छल कपट करना है, और दिन रात जो है बस कि मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, और फुर्सत मिली तो ये कहते रहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। तो सबका साथ सबका विश्वास तो बिल्कुल मोदी जी भी बीजेपी वाले भूल जाएं, क्योंकि उन्होंने किस कदर सबके साथ के सबके विश्वास की हत्या की है, उसका गला घोटा है। एक बात हमारे भारतीय भाई बहन के जहन में आती होगी कि ये हमेशा जो है इन देश के जो खतरनाक दुश्मन हैं उन्हीं का वर्णन करते रहते हैं, और सरकार बनने पर हमको क्या देंगे और कैसा शासन चलाएंगे इसके विषय में कुछ नहीं कहते हैं। भारतीय आवाम ताकत दल का ये कहना है कि पिछले कई एपिसोडों में बताया गया है कि जो मुख्य सारी समस्या तो इसी तरह जाएगी कि हम क्या सेवा करेंगे और क्या अपनी आवाम को देंगे। ये सबसे बड़ा विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसकी देखिए तो उसके विषय में दो बातें। एक तो ज़्यादा घोषणा करना, ज़्यादा सेखी भगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इसमें भी कोई ज़्यादा महत्व का नहीं होता है। हम जब करके दिखाएंगे तो वो जब करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और उसी भाव से करेंगे और आप लोग देखेंगे तो वो ज़्यादा महत्व का है, और इसी में ज़्यादा विश्वास हमारा रहता है और अब तक रहा है। और दूसरी बात कि उसका पूरा विस्तार से वर्णन और झूठ मूठ का वादा का की कोई प्रासंगिकता भी नहीं बनती, लेकिन फिर भी एक रूपरेखा, एक आउटलाइन, एक उसका नमूना वो दिया जा सकता है, जैसा कि पिछले एपिसोडों में भी दिया गया था। और फिर से हम कह दे रहे हैं कि जो भी शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था रहेगी तो हमारे वही परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मॉडल था, जो कि उन्होंने 1941 में जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हो रहा था, और तो किसी ने उनसे एक इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार लिया था कि भाई मान लीजिए कि आपको आज़ादी मिल गई तो आप किस तरह की शासन पद्धति को लागू करना चाहेंगे। तो उनका सीधा जवाब था कि भाई हमने तो एक आह्वान, एक आवाज़ दी थी अपनी आवाम को कि भाई तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। मतलब यह है कि हमारे देशवासी अपनी कुर्बानी देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों, तभी वो आज़ादी पाने के नैतिक रूप से अधिकारी बन सकते हैं। ये उन्होंने आह्वान दिया था। तो उनका ये कहना था कि अभी मैंने एक आवाज़ दी है, एक आह्वान किया है
और अभी हमको नहीं लगता है कि अभी पूरी जनता मैंने मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो पाई है। तैयार हो रही है, लेकिन उनकी पूरी जनता अभी तैयार नहीं हो पाई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी आज़ादी वो कैसे मिल सकती है। लेकिन हाँ, कुछ यानी कुछ परिस्थितियों का इस तरह से वो आपस में माने वो परिणाम हो जाए कि आज़ादी सामने आके खड़ी हो जाए या सर पर टपक जाए, और ये अंग्रेज जो है वो सत्ता सौंप करके जाने वाले हों, तो हम 25 से 30 साल तक वो तानाशाही चाहेंगे, ये स्पष्ट बोले थे। उनका कहना था कि 25 से 30 साल के बीच में जितने भी देशवासी हैं जो कि अलग अलग वो संप्रदायों की मानसिकता में जकड़े हुए हैं, अलग अलग जातियों की मानसिकता में जकड़े हुए हैं, अलग अलग भाषाओं की मानसिकता में जकड़े हुए हैं, और अलग अलग जो है इस तरह से और भी इस तरह से जो अलग अलग जो है वो संकीर्णता आधारित अवधारणाओं में जकड़े हुए हैं, सबको सिखा के पढ़ा के और उनको एक संस्कार में ढाल करके सबको वो भारतीय बना देंगे। अब कोई एक कहते हुए नहीं मिलेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम ईसाई हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं, गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं या राजपूत हैं, या गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो हम यादव हैं, और गर्व से कहो हम फलाने हैं, या गर्व से कहो हम पंजाबी हैं, गर्व से कहो हम तमिल हैं, बंगाली हैं। ये पूरा नशा जो है वो बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। सिर्फ जो है भारतीय होने का भाव और वही संस्कार जो है प्रत्येक देशवासी में वो पाया जाता। और शासन पद्धति, तानाशाही मतलब शासन पद्धति जो है वो शक्ति का, अनुशासन का और नियम पालन का ये है। तो उसी प्रकार भारतीय जनता दल वही जो है शक्ति, अनुशासन, नियम पालन, कानून पालन और सबसे ऊपर निष्पक्षता। शासन प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है निष्पक्षता का अभाव, निष्पक्ष और तुरंत। ऐसी व्यवस्था से जितनी भी आवाम है हमारी, आम आवाम मतलब साधारण जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, गरीब जो भारतीय भाई बहन हैं, उनको बहुत आराम मिलेगा, बहुत न्याय मिलेगा। आज जो चल रहा है, अनुशासन भी गायब है, सख्ती भी गायब है, और नियम पालन भी गायब है, कानून पालन भी गायब है। तो इसमें कुछ ही लोग, तिकड़मी लोग और रसूख वाले लोगों का बोलबाला है, और बाकी जनता जो है इसी चरमराई हुई व्यवस्था की शिकार है। कि ठीक इसके विपरीत भारतीय जनता दल हमारे वही परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मॉडल था तानाशाही, तो तानाशाही तो मुमकिन नहीं चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन सख्ती जरूर, सख्ती और अनुशासन, नियम पालन, कानून पालन और निष्पक्षता, और हाँ, और वो निष्पक्षता अचूक। और इसको और मजबूत करने के लिए, इसको और सप्लीमेंट करने के लिए हमारे वो जो आदरणीय सम्राट औरंगजेब, वो भी सख्ती, अनुशासन, नियम पालन। और ऐसे में मौके पर न्याय हो, मौके पर न्याय से तात्पर्य यही है कि ऐसी शासन व्यवस्था में जो अपराधी यानी वृत्ति के या सोचने के लोग होंगे वो खौफ खाएंगे। आवाम जो है, जो जनता है वो बेखौफ रहेगी। खौफ किसको होगा? अपराधियों को। वो कोई भी अपराध करने के पहले 1000 बार डरेंगे, सोचेंगे। और यदि किसी ने सोचा मैंने कुछ किया भी, तो मौके पर उसका निपटारा, और हमारे भारतीय भाई बहनों के मौके पर ही सुरक्षा भी, उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा की रक्षा भी, भारतीय भाई बहनों के भी, खास करके हमारे जो वल्नरेबल सेक्शन है,
बच्चियों की, महिलाओं की, बेटियों की, वो भी सुरक्षा, उनके सुरक्षा और उनके इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा की रक्षा। और जितनी भी डिलीवरी सिस्टम है उसमें से भ्रष्टाचार और हरामखोरी को बिल्कुल निकाल दिया। और कई इसके उपाय हैं, तो वो देने के लिए पूरा स्पष्ट है ये भारतीय जनता पार्टी, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों की सेवा और उनको भारतीय नागरिक के रूप में इज्जत बख्शना, ये बिल्कुल जो है इसके विषय में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, वो करके दिखाए, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए कि ये यानी भारतीय जनता दल के खिलाफत करने वाले कहते होंगे कि साहब ये हमेशा नेगेटिविटी माने कि उसकी बुराई के आधार पर ही करना चाहते नहीं है। देखिए, इन ताकतों का देश के प्रदेश से हटना ये बहुत बड़ी वो प्राथमिकता है। देश में जो बिखराव चल रहा है ये देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जातियों के आधार पर, जातियों में भी उपजातियाँ। अब जो बीएसपी क्या करती है, बीएसपी ऐसे लोगों का, ये भाई राजभरों के लोगों के नेता हैं, ये पासी लोगों के नेता हैं, ये कोयरी लोगों के नेता हैं। इस तरह से उसको बांट ये साजिश कर रहे हैं। और एक बात और, जब ये शासन में आते हैं, खासकर कि यूपी में बसपा वाले, सपा वाले, वो हम नहीं, काफ़ी लोग कहते हैं कि अमूमन एक चपरासी से लेकर ऊपर तक वो उनके अनुसार खास जाति के लोग जो है वो बिठाए जाते हैं। और वैसा ही ये सपा के ज़माने में खास जाति के लोग चपरासी से लेकर वहाँ तक बिठाए जाते हैं। अब जरा सोचिए कि ये आम आवाम को, साधारण जनता को और उस प्रदेश को ये क्या दे सकते हैं, जबकि हमेशा शासन प्रशासन में भी और जो जिसको राजनीति कहते हैं, हालांकि वो राजनीति नहीं, वो बहुत घटिया किस्म की स्वार्थ नीति है, उसमें जातिवादी चलाते हैं। तो ये कितने बड़े अभिशाप हैं। तो बाकी तो गुंडे तो बिल्कुल वो चरम सीमा पर रहती है। सारे थाने, सारे पुलिस वाले जो है उसमें यूज होते हैं। तो ऐसे लोग समाजवादी हैं, ऐसे लोग जो है बहुजन समाजवादी हैं। तो इनका भी इसी तरह से स्टालिन है, इसी तरह से जो है वो ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे हैं, तो सभी हैं। तो इनका जो है भारतीय सामाजिक परिदृश्य से इनका हटना, इनका समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो भारतीय जनता दल यदि आपके आशीर्वाद से यदि उपकरण मिलता है सत्ता का, तो ये करके दिखाएगा। इसको और भी स्पष्टता आगे आने वाले मैंने वीडियो में देगा। लेकिन है दोनों प्रति स्पष्ट है। एक तो बिखराव जो है इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है, उसको भी दूर करना है, और दूर करके फिर आपकी सेवा भी करनी है, और आपको भारतीय नागरिक की इज्जत भी बख्शनी है। इसलिए इनको समाप्त करने के लिए मतपेटी पर इनको शून्य करने का मन बनाइए, मन में ठानिए, कटिबद्ध होइए और प्रतिबद्ध होइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।